सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक और मेथड करने जा रहे हैं. इट इज अनदर इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस. लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड हमने पिछले वीडियोस में पढ़े हैं, जैसे कि सन का डायमीटर मेजर करना या किसी प्लैनेट का अर्थ से डिस्टेंस फाइंड आउट करना. ये कुछ इनडायरेक्ट मेथड थे. आज हम एक और अनदर इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है और ये बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है ज़्यादा इसमें. देखिए, इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझ रहे हैं. मान लीजिए, जैसा हम देख रहे हैं, ये ए बी एक हिल है, एक पहाड़ी है जिसकी हाइट कितनी है h, और हमें इसकी हाइट निकालनी है. ओके, अब देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पर D पॉइंट पर हैं और मैक्सिमम C पॉइंट तक जा सकते हैं इस पहाड़ी के नज़दीक. अब C पॉइंट से अगर आगे जाने की कोशिश करेंगे, ये हिल है हमारी, AB हिल है, हम D से मैक्सिमम C पॉइंट तक जा सकते हैं. C के आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि ये इनअसेसिबल है. मतलब C पॉइंट और B पॉइंट क्या है, हिल का जो है बॉटम है, और A पॉइंट जो है वो हिल का टॉप है. मतलब हम C से आगे नहीं जा सकते, यहाँ पर कुछ रास्ता खराब है, कुछ प्रॉब्लम है, तो इनअसेसिबल इसीलिए कहा है. दिस हिल इज नॉट असेसिबल टू अस. हम इसके पास नज़दीक नहीं जा सकते. तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया. इस तरह के क्वेश्चंस को या इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सेक्सटेंट. SCXTANT, सेक्सटेंट यहाँ लिखा है. ये इस डिवाइस का नाम होता है जिसकी हम सहायता लेते हैं जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, BSc क्लासेस में या बीटेक क्लासेस में. तो इस मेथड को, इस डिवाइस को आप यूज़ करेंगे. हमने भी जब हम अपनी छोटी क्लासेस में थे BSc में, तब हमने इस डिवाइस को यूज़ किया था. ओके, देखिए, हम फिर दोबारा से इस डायग्राम की ओर आ रहे हैं. ये एक AB हिल है, इसकी हाइट हमें मेजर करनी है और इट इज एन इनडायरेक्ट मेथड. इसको हम ट्रायंगुलेशन मेथड बोलते हैं. बेसिकली दिस इज मेथड इज ट्रायंगुलेशन मेथड, क्योंकि इसके अंदर ट्रायंगल बनती है. ट्रायंगुलेशन मेथड टू डिटरमाइन हिल हाइट ऑफ एन इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट. हियर इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट इज ए बिल्डिंग AB ऑफ हाइट h. ओके, देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या होगा इस मेथड का. हम D पॉइंट पर खड़े हो गए और D पॉइंट पर खड़े होके हमने सेक्सटेंट जो हमारा डिवाइस था उसको यहाँ सेटअप कर दिया. अब उस सेक्सटेंट डिवाइस की हेल्प से हमने क्या किया, ये जो इस हिल का पीक पॉइंट है A पॉइंट, ये कितना एंगल बना रहा है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल दिया. मतलब A पॉइंट जो पीक पॉइंट है हिल का, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन D पॉइंट पर डिवाइस जो सेक्सटेंट था उसकी सहायता से हमने निकाल लिया. और वो एंगल कितना आया, ADB. ये एंगल कितना है, θ2. ओके, हमने कैलकुलेट करके अपने पास नोट करके लिख लिया. अब हम D डिस्टेंस और आगे गए, स्मॉल d डिस्टेंस, और C पॉइंट पर पहुंच गए. C पॉइंट पर पहुंच के फिर दोबारा से हमने उसी डिवाइस की सहायता ली और अब दोबारा से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट A, जो कि एक AB हाइट हिल का पीक पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ACB θ1 कैलकुलेट कर लिया और उसकी वैल्यू कितनी आई, θ1. मतलब हमें θ2 भी मिल गया और θ1 भी मिल गया. D और C पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है, और C और B पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो x है. मतलब D और B पॉइंट के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, D + x. सेक्सटेंट डिवाइस की सहायता से मुझे ये दो एंगल्स मिल गए, θ2 और θ1. ओके, अब देखिए, इस ट्रायंगल के अंदर cot θ1 क्या बनेगा. cot θ क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज. बेस कितना है यहाँ पर, x, और बेस बाय परपेंडिकुलर. बेस कितना है यहाँ पर, x, और परपेंडिकुलर कितना है, h. तो cot θ1 की वैल्यू कितनी आ गई, cot θ1 की वैल्यू आ गई x/h. ओके, सिमिलरली राइट एंगल ट्रायंगल ADB, इसके अंदर cot θ2 कितना आएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर. बेस कितना है, D + x बेस है, परपेंडिकुलर कितना है, h. तो cot θ2 की वैल्यू कितनी आ गई, D + x/h. इसको इक्वेशन 2 लिखा और जो पहले वाली इक्वेशन थी उसको इक्वेशन 1.
तो अब कुछ नहीं करना, हमें 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। सब फ्रॉम 1 and 2 वी ऑब्टेन cot θ2 माइनस cot θ1। क्या आ गई वैल्यू? d प्लस एक्स बाई एच माइनस एक्स बाई एच। तो इट इज क्लियर, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? d बाई एच। cot θ2 माइनस cot θ1 इक्वल टू d बाई एच आ गया। d क्या था? d क्या था? स्मॉल d क्या था? इस c पॉइंट और d पॉइंट के बीच में दूरी, डिस्टेंस था स्मॉल d। ओके, अब यहां से हाइट हम आराम से निकाल सकते हैं। हाइट कितनी आ गई? d बाई cot θ2 माइनस cot θ1। मुझे θ1 पता चल चुका है, θ2 पता चल चुका है। d डिस्टेंस मैं आराम से मेजर कर सकता हूं किसी मेजरिंग टेप की सहायता से। क्यों? क्योंकि d से c तक जाना है, में कोई प्रॉब्लम नहीं है। c तक जो पॉइंट, c पॉइंट है वो असेसिबल है। मैं d से c के बीच में जो दूरी है वो आराम से निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ सम मेजरिंग टेप। ओके, अब इस फार्मूले को देखिए, मुझे d पता है, θ2 पता है, θ1 पता है, तो आराम से मैं हाइट h निकाल सकता हूं। यही मुझे निकालना था। ओके, अब देखिए, ये हमने एक मेथड पढ़ा, इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस। अब इसी तरह से हम एक और इनडायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो इनडायरेक्ट मेथड अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए नहीं है, बल्कि बहुत ही कम साइज को मेजर करने के लिए है। बहुत ही स्मॉल डायमेंशन, बहुत ही स्मॉल साइज को मेजर करने के लिए है। और वो साइज क्या है? एक मॉलिक्यूल का साइज। एक मॉलिक्यूल के साइज को मेजर करने के लिए जो मेथड है वो अब हम पढ़ रहे हैं। और वो मॉलिक्यूल कौन सा हम पढ़ेंगे? ऑलिक एसिड। जो मॉलिक्यूल है ये किसका है? ऑलिक एसिड। एक एसिड है, उसका मॉलिक्यूल है, उसका साइज हम मेजर करेंगे। देखिए, ऑलिक एसिड क्या होता है, सबसे पहले समझिए। इट इज ए सोपी लिक्विड विद लार्ज मॉलिक्यूलर साइज। इसके मॉलिक्यूल का जो साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तभी हम इसको चूज करते हैं, क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है और इसलिए साइज मेजर करने में हमें थोड़ा आसानी रहती है, प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आती। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है इसको समझना। मैं फिर से बता रहा हूं, हम क्या करने जा रहे हैं। हम अनदर इनडायरेक्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इस बार जो इनडायरेक्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए नहीं है, बल्कि स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए है। और वो स्मॉल डिस्टेंस क्या है? यहाँ पर ऑलिक एसिड एक एसिड है, और उस एसिड के मॉलिक्यूल का जो साइज है, जो कि काफी बड़ा होता है, इट इज ए लार्ज मॉलिक्यूलर साइज, उस साइज को हम मेजर करेंगे। ओके, तो ऑलिक एसिड को समझिए। ऑलिक एसिड क्या होता है? इट इज ए सोपी लिक्विड। ये एक सोपी लिक्विड होता है हैविंग लार्ज मॉलिक्यूलर साइज। देखिए, हम अलग अलग इसमें स्टेप्स हैं। टोटल जो मैंने स्टेप्स यहां लिखे हैं वो 5 स्टेप्स लिखे हैं। उन 5 स्टेप्स को हम पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? वी डिसॉल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑलिक एसिड इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल। हमने क्या किया? देखिए, हमने एल्कोहल लिया कितना? 20 सेंटीमीटर क्यूब, और उसके अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड डाल दिया। अब अगर कोई आपसे कंसंट्रेशन निकालने के लिए कहे इस ऑलिक एसिड की इस एल्कोहल में, तो क्या आप निकाल सकते हैं? ये बहुत इजी है। देखिए, अगर हम कंसंट्रेशन निकालना चाह रहे हैं ऑलिक एसिड की, तो कैसे निकलेगी? 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल में कितना ऑलिक एसिड है? 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड। ओके, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में एल्कोहल जो है उसमें कितना होगा? 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑलिक एसिड। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो एल्कोहल का होगा उसमें ऑलिक एसिड होगा 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑलिक एसिड होगा। तो आ गई है कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन क्या होता है? अभी एक यूनिट जो वॉल्यूम है उसमें कितना है हमारा जो भी हमने सोल्यूट डाला है,
हमारा यहाँ पर एक तरह से सॉल्वेंट क्या था, 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल था, जिसमें 1 सेंटीमीटर ये सोल्यूट ओलिक एसिड डाल दिया। कहा गया कि कंसंट्रेशन निकालिए किसकी, ओलिक एसिड की, किसमें, एल्कोहल में। तो हमने क्या किया, 20 सेंटीमीटर एल्कोहल में कितना ओलिक एसिड है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑब्वियसली 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में कितना ओलिक एसिड होगा, 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड इन दिस सॉल्यूशन। अब देखिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, we take 1 centimeter cube of this solution and redissolve it in 20 centimeter cube of alcohol। ये जो हमारा सॉल्यूशन था, इसके अंदर से फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड लेंगे, ले लिया। अब इसको दोबारा से, सॉरी ओलिक एसिड नहीं, 1 सेंटीमीटर क्यूब ये जो सॉल्यूशन बना था इसको लिया और इसको दोबारा से 20 सेंटीमीटर क्यूब एक बीकर में एल्कोहल है उसके अंदर इसको डाल देंगे, इसको डाल देंगे। ओके, ये जो सॉल्यूशन हमारा तैयार हुआ था, इस तैयार सॉल्यूशन को हम इस 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल के सॉल्यूशन में डाल देंगे, सॉल्यूशन में नहीं सॉरी एल्कोहल में डाल देंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि अब बताओ जी कितनी कंसंट्रेशन है किसकी, ओलिक एसिड की, किसमें, इस फाइनल सॉल्यूशन में। देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, एक बार फिर दोबारा से मैं बता रहा हूं। हमने क्या किया, सबसे पहला काम क्या किया, ये 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लिया, 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल लिया और इसमें क्या डाला, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड डाल दिया। आपसे पूछा बताइए जी कितनी कंसंट्रेशन है ओलिक एसिड की, तो हमने कंसंट्रेशन निकाल दी, कितनी आई थी, इतनी आई थी, 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन आ गई थी। ओके, अब ये जो सॉल्यूशन बना था 20 सेंटीमीटर क्यूब में, हमने जो 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड डाला था, ये जो सॉल्यूशन बना था, इस सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाल के अब एक और बीकर जो पहले से प्रिपेयर्ड था जिसमें 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल डाला हुआ था, इसमें ये सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब डाल दिया। जो अभी सॉल्यूशन बना था वो सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया और इस 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में डाल दिया। पूछा क्या जा रहा है अब बताइए जी इस फाइनल सॉल्यूशन में हमारे ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी। तो देखिए बहुत सिंपल है ये, इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए अब अगर मैं इस 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की बात करूं तो इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में अभी हमने निकाला है, जस्ट वी हैव फाइंड आउट, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन जो पहले से ही हमने अभी अभी बनाया है, इसके अंदर ओलिक एसिड कितना, 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर में 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड है, इसका मतलब इतना ओलिक एसिड है ना, ये ओलिक एसिड है। लो जी ये है हमारा ओलिक एसिड, ये ओलिक एसिड है, ये ओलिक एसिड है कितना। बेसिकली आप इसी बात को साधारण शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि हमने एक्चुअली 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड डाला है। किसमें डाला है, 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में डाला है। तो बहुत सिंपल है अब तो हमारा काम कि जो 20 सेंटीमीटर क्यूब जो हमारा फाइनल अब सॉल्यूशन एकदम फाइनल सॉल्यूशन है, उसमें 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल में कितना ओलिक एसिड, 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड। ओके, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना 1/20 डिवाइडेड बाई 20, तो कितना आ गया 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। ये कंसंट्रेशन आ गई, किसकी कंसंट्रेशन आ गई, ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन आ गई, ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन आ गई। किसके अंदर, फाइनल सॉल्यूशन के अंदर। ये जो फाइनल सॉल्यूशन था, फाइनल सॉल्यूशन में
कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 1/400, 1/400 सेंटीमीटर क्यूब फाइनल सॉल्यूशन में ऑलिक एसिड की कंसंट्रेशन आ गई। बस ये पॉइंट था इसमें सबसे ज़्यादा समझने वाला, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा अभी। ओके जी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए उसी पॉइंट को पढ़ रहे हैं जो हमने अभी मेथड अडॉप्ट किया है, जो बात हमने कही है उसी को जो यहाँ लिखा हुआ है इसको पढ़ रहे हैं थर्ड पॉइंट में। इन दिस वे द फाइनल सॉल्यूशन फॉर्म्ड हैज कंसंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड एज 1/400 सेंटीमीटर क्यूब इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल। जब भी कंसंट्रेशन निकालनी होती है तो यूनिट में निकाला जाती है। यूनिट में कितनी? ओके, जैसे मान लीजिए हमने सपोज 100 लीटर दूध के अंदर 1 लीटर पानी डाल दिया, तो ऑब्वियसली पूछा जाए कि दूध के अंदर पानी की कंसंट्रेशन क्या है, तो 100 लीटर में अगर 100 लीटर दूध में अगर 1 लीटर पानी डाला है तो ऑब्वियसली 1 लीटर दूध में पानी कितना हुआ, 1/100 लीटर। तो ये कंसंट्रेशन आ गई किसकी, पानी की। किसमें, दूध में। ओके, अगला स्टेप। अब देखिए ये जो फाइनल सॉल्यूशन हमें मिला था इसमें कंसंट्रेशन कितनी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में 1/400, 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड है। ये बात अच्छे से समझ लीजिए, यही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट है यहाँ पर कि जो फाइनल सॉल्यूशन बना है उसके अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब जो एल्कोहल है उसमें दिस मच अमाउंट ऑफ ऑलिक एसिड इज प्रेजेंट, 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड इज प्रेजेंट। ओके जी, अब हम अगला स्टेप देख रहे हैं। अगले स्टेप में हमने क्या किया, हमने एन ड्रॉप ली ऑफ दिस फाइनल सॉल्यूशन, पोर एन ड्रॉप्स ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन सरफेस ऑफ वाटर। पानी के ऊपर एक पानी लिया वेसल के अंदर, एक ब्रॉड वेसल में, और उस पानी के ऊपर हमने इस फाइनल सॉल्यूशन की एन ड्रॉप्स गिरा दी। As the alcohol evaporates, a very thin film of oleic acid is left on the water surface. हमने क्या किया है, देखिए हमने एक ब्रॉड वेसल के अंदर क्या लिया, पानी लिया वाटर। ओके, और इसके अंदर कितनी बूंदें गिराई, इसकी कुछ एन ड्रॉप्स गिरा दी। किसकी, ये जो फाइनल सॉल्यूशन हमने बनाया था। ओके, अब इसमें से पानी उड़ गया, अल्कोहल जो है वो एवोपरेट हो गया। पानी तो ऐसे कैसा ही है। अब ये जो सॉल्यूशन की हमने एन ड्रॉप्स गिराई थी, इसके अंदर से अल्कोहल थोड़ी देर के बाद एवोपरेट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं अल्कोहल जल्दी एवोपरेट होता है। तो अल्कोहल एवोपरेट हो गया, तो बचा क्या, बचा हमारे पास ऑलिक एसिड। तो ऑलिक एसिड किस फॉर्म में आ जाएगा, किस फॉर्म में यहां पर जमा हो जाएगा, इस वेसल के अंदर जिसमें पानी था, इसके सरफेस पे ऑलिक एसिड की एक लेयर बन जाएगी। देखिए ऐसे लेयर बना लेगा ऑलिक एसिड, क्योंकि ऑलिक एसिड वाज कंटेन्ड इन अल्कोहल, अल्कोहल तो उड़ गया, वो एवोपरेट हो गया, तो बचा क्या, ये एक ऑलिक एसिड एक लेयर की फॉर्म में इस पे जमा हो जाएगा। ये एक लेयर है ऑलिक एसिड की, ऐसे। ओके, तो क्या बोल रहा है वो, देखिए, as the alcohol evaporates, a very thin film of oleic acid is left on the water surface. अब हमने क्या किया, इस लेयर, ये जो ऑलिक एसिड की लेयर इस पर है, इसका एरिया देख लिया भाई, कितना सरफेस एरिया है। मान लीजिए वो सरफेस एरिया ए है, कितना आया, कैपिटल ए सरफेस एरिया आ गया। अब एन ड्रॉप्स जो हमने डाली हैं सॉल्यूशन की, उसका वॉल्यूम कितना, एनवी, n into capital V centimeter cube. So amount of olic acid in this solution, NV centimeter cube is the volume of the solution. We have volume of the n drops of the solution. तो देखिए अब इसको ध्यान से समझिए। अब क्या निकालने जा रहे हैं हम यहाँ पर, अमाउंट ऑफ ऑलिक एसिड इन दिस सॉल्यूशन। देखिए अभी हमने देखा था कि यहां पर जो सॉल्यूशन हमने पोर किया था उस वाटर के अंदर, उसके अंदर क्या कंसंट्रेशन थी ऑलिक एसिड की, 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल।
में 1/400 सेंटीमीटर क्यूब क्या था? ऑलिक एसिड था। फिर से बता रहा हूं, ये जो फाइनल सॉल्यूशन बना था इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑलिक एसिड प्रेजेंट था। 1 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में अगर 1/400 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल है और हमने ड्रॉप्स कितनी पोर की हैं? बेसिकली n ड्रॉप्स पोर की हैं, n ड्रॉप्स, और हर एक का वॉल्यूम मान लीजिए v है, तो nv सेंटीमीटर क्यूब में हमारा ऑलिक एसिड कितना हो जाएगा? nv इंटू दिस, ये चीज लिखी है यहां पर। ओके, सो अमाउंट ऑफ ऑलिक एसिड प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? nv/400 सेंटीमीटर क्यूब। फिर से बता रहा हूं, जो सॉल्यूशन हमने पानी के अंदर पोर किया था उसके अंदर ऑलिक एसिड का जो अमाउंट था वो कितना आ गया? nv/400 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये वॉल्यूम आ गया किसका? ऑलिक एसिड का फाइनल सॉल्यूशन के अंदर। और ये है हमारा वॉल्यूम जो वाटर के सरफेस पे है। अब कुछ नहीं करना, थिकनेस अगर हमें निकालनी है उस ऑयल फिल्म की, तो ऑलिक एसिड फिल्म की, तो थिकनेस क्या होती है? वॉल्यूम बाई एरिया। वॉल्यूम कितना? nv/400, nv/400 इंटू एरिया कितना? a। तो ये थिकनेस आ गई किसकी? जो ऑलिक एसिड की फिल्म उस पर जमा हुई थी। अब एक्चुअली हम ऐसा मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो थिकनेस हमें मिल गई किसकी? ऑलिक एसिड की जो फिल्म वाटर के ऊपर जमा हुई थी, ये जो थिकनेस है ये ऑलमोस्ट उस ऑलिक एसिड के डायमीटर की वैल्यू हमें देती है। इट गिव्स approximately, assuming that film has one molecular thickness T will approximately give the size, thickness T will approximately give, यहाँ पर give लिखते हैं हम, give size or diameter of oleic acid. Okay, so simply by calculating the thickness of that film we can have an idea of the size of the molecule of oleic acid. So I think these two methods are clear to you. Thank you.